जय हिंद साथियों। बाल मास्टर दीपक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र दीपक सिंह राजपूत। साथियों, यह समावेशी शिक्षा के वीडियो के क्रम में भाग 3 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज मंदबुद्धि बालकों की। साथियों, इसके पहले 2 भाग जारी हो चुके हैं। पहले भाग में हमने बात की थी विशिष्ट बालकों से हमारा क्या अभिप्राय है, उनकी परिभाषा की बात की थी, और दूसरे भाग में हमने बात की थी कि प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं। आज ये तीसरा भाग है जिसमें हम बात करेंगे मंदबुद्धि बालक की। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वह वीडियो आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के सेकंड पेपर के लिए और आपका जो रीट, एमपी टेट, सी टेट होता है, इन सब की दृष्टि से उपयोगी है। जहाँ भी समावेशी शिक्षा टॉपिक आता है उस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, आज जो टॉपिक है जिसका नाम है मंदबुद्धि बालक। हम मंदबुद्धि बालक की बात करें तो इनको हम मानसिक मंदता बालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसिक मंदता बालक भी कहते हैं। मानसिक मंदता बालक भी कह देते हैं। ठीक है, तो मानसिक मंदता बालक लिखा जाए या मंदबुद्धि बालक, एक ही बात है। इनको हम इंग्लिश में कहेंगे साथियों मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन। क्या कहेंगे? मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन। साथियों, अगर इनकी परिभाषा की बात करें हम तो इसमें लिखा है कि मंद बुद्धि बालकों से अभिप्राय उन बालकों से है जो किसी भी शारीरिक तथा मानसिक रोग के कारण मंद बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं और अपनी आयु के स्तर के अनुसार किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होते हैं। सीधा सा तात्पर्य यह है कि ऐसे बालक जो अपने स्तर से निम्न स्तर का भी कार्य आसानी से नहीं कर पाते, वो बालक कहलाते हैं कौन? मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। ठीक है साथियों, इसके अन्य नाम हैं मंदबुद्धि बालकों को। हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इनके नाम है जो उनको जान लेते हैं। तो मंदबुद्धि बालक लिखा आ जाए या आपके लिए नाम लिखा आ जाए क्या? मानसिक रूप से पिछड़े बालक। क्या? मानसिक रूप से पिछड़े बालक, या मिल जाए आपको मानसिक रूप से विकलांग बालक। क्या? मानसिक, पूरा नाम लिख ले क्रम से। पहला नाम है इसका, अन्य नाम क्या? मानसिक रूप से पिछड़े बालक। मानसिक रूप से पिछड़े बालक, ये साथियों मंदबुद्धि बालकों के अन्य नाम हैं जिनको हम कह के पुकारते हैं। दूसरा नाम है मानसिक रूप से विकलांग बालक, एक सेम आ जाएगा, मानसिक रूप से विकलांग बालक। ठीक है, मानसिक रूप से विकलांग बालक। एक सेकंड, मानसिक रूप से विकलांग बालक। ठीक है, तीसरा नाम आ जाएगा इसमें एक और, धीमी गति से सीखने वाले बालक। क्या है? धीमी गति से सीखने वाले बालक। धीमी गति से सीखने वाले बालक। ठीक है, अन्य क्या क्या हो? 3 नाम कौन कौन से हो गए? मानसिक रूप से पिछड़े बालक, दूसरा नाम हो गया मानसिक रूप से विकलांग बालक, तीसरा नाम हो गया धीमी गति से सीखने वाले बालक, और नाम है इनका जो वो है विमंदित बालक। क्या नाम है? विमंदित बालक। विमंदित बालक। ठीक है, तो जो मंदबुद्धि बालक है इनके हम अन्य नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है? मंदबुद्धि बालक पहला, दूसरा मानसिक रूप से पिछड़े बालक, तीसरा है मानसिक रूप से विकलांग बालक, चौथा है धीमी गति से सीखने वाले बालक, और पांचवा है विमंदित बालक। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नाम आपको आपके लिए आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे परिभाषा है साथियों। परिभाषा की बात करें तो जो पहली परिभाषा है वो है क्रो एंड क्रो की। यह कहते हैं कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। किसने कहा? क्रो एवं क्रो ने कहा। क्या कहा? जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। अन्य परिभाषा है एक और पेज की। पेज क्या कहते हैं? मानसिक अल्पता सामान्य से निम्न स्तरीय मानसिक विकास की वह दशा है जो बालक में जन्म से ही विद्यमान होती है अथवा प्रारंभिक बाल्यकाल में उत्पन्न होती है तथा मुख्यतः सीमित बुद्धि एवं सामाजिक अपर्याप्तता के द्वारा परिलक्षित होती है। इनका कहने का तात्पर्य है कि जो मानसिक अल्पता वाले बालक होते हैं या तो ये जन्म से ही होते हैं या जन्म के जो आरंभ काल है तभी ये उत्पन्न हो जाता है। ठीक है साथियों, एक जो महत्वपूर्ण परिभाषा है उसको भी आप ध्यान रखना है। वो परिभाषा किसकी है? स्किनर की है।
जो कि आ सकती है एग्जाम में, आप इसको ध्यान रखो। क्या नाम लिखना है आपको? स्किनर, BF स्किनर का नाम सुना होगा आपने। इन्होंने कहा है, पहले सुन लीजिए क्या कहा, कि प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। जो छात्र उसे पूरा कर लेते हैं उनको हम सामान्य छात्र कहते हैं, और जो छात्र उसे पूरा नहीं कर पाते उनको मंदबुद्धि छात्र कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा इन्होंने? प्रत्येक, तो लिखना बड़ा मुश्किल काम है, प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। एक निश्चित कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। ठीक है, जो छात्र उसे पूरा कर लेते हैं उसे हम सामान्य छात्र कहते हैं, और जो छात्र उसे पूरा नहीं कर पाते उनको हम मंदबुद्धि छात्र कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ने क्या कहा, फिर से सुन लीजिए। प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। जो छात्र उसको पूरा कर लेते हैं उनको हम सामान्य छात्र कहते हैं, जो छात्र उसे पूरा नहीं कर पाते उनको मंदबुद्धि छात्र कहते हैं। आप जैसे ये लगा लीजिए कि एक हमारी क्लास का क्या होता है, साल भर का पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है। जो छात्र उसको सीख लेते हैं उनको हम सामान्य छात्र कहते हैं, और जो उसको नहीं सीख पाते या जिसको पूरा नहीं कवर कर पाते उनको क्या कहते हैं? मंदबुद्धि वाला कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यही कहना चाहते हैं। तो साथियों, आपको जो याद रखनी परिभाषा वो रखनी है, एक तो आपको क्रो एंड क्रो की, और दूसरी रखनी है आपको याद स्किनर की। ठीक है, पेज की उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बस आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको जो याद होना चाहिए वो होना चाहिए किसकी? क्रो एंड क्रो की और स्किनर की। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि 70 से कम IQ वाले बालकों को हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। साथियों, मानसिक दृष्टि से जो पिछड़े बालक हैं इनको हम देखा जाए तो 3 भागों में बांट सकते हैं। वैसे सामान्यतया जो मंदबुद्धि वाले बालक होते हैं, कई मनोवैज्ञानिक इनको मानते हैं कि जिनकी भी IQ 80-85 से कम होता है, IQ बुद्धि लब्धि 80-85 से कम होती है, उनको हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं। लेकिन जो क्रो एंड क्रो हैं वो क्या कहते हैं कि जिसकी भी IQ 70 से कम है उसको हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं। ठीक है, तो आपको 70 भी ऑप्शन में लिखा आ सकता है और 80-85 भी आ सकता है। यदि ऑप्शन में आ जाए कि मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं, 80-85 से कम IQ वाले बालक को, या 110 से कम IQ वाले बालक को, या 70 से कम, या 50 से कम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमेशा आपको उत्तर देना है 80 से कम या 85 से कम। यदि पूछा जाए कि क्रो एंड क्रो के अनुसार कितना है तो आपको देना उत्तर क्या? 70 से कम। ठीक है, लेकिन आपको सामान्य रूप से 80-85 से कम याद रखना है। ठीक है, अब साथियों इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक को। एक तो EMR, दूसरा TMR, तीसरा CMR। EMR का मतलब है साथियों यहाँ पे क्या? एजुकेबल मेंटली रिटायर्ड, और TMR का मतलब है ट्रेनिंग मेंटली रिटायर्ड, और CMR का मतलब है केयर मेंटली रिटायर्ड। यानी वो बालक जिनकी IQ 70 से 50 के मध्य होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से 50 के मध्य होती है, उनको हम क्या करते हैं? शिक्षित कर सकते हैं, उनको हम शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, और जो TMR वाले हैं यानी ट्रेनिंग मेंटली रिटायर्ड, इनको हम प्रशिक्षित दे सकते हैं। यानी जो दैनिक वाली दिनचर्या है, जैसे खाना खाने की, कपड़े पहनने की, चलने की, सोने की, बैठने की, है ना, कोई छोटा मोटा काम करने की, तो इनको हम ये बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो CMR हैं, केयर मेंटली रिटायर्ड हैं, इनकी हम सिर्फ देखभाल कर सकते हैं। इनसे कोई भी काम ना तो हम करा सकते हैं, ना ये इनको भैया हमको खाना भी खिलाना पड़ेगा। इनको खाना भूख लगेगी तो ये खाना भी नहीं मांग सकते, है ना, मतलब इनके हर काम के लिए हमें देखभाल करनी पड़ेगी। इनको क्या कहेंगे हम? CMR। और इनकी जो बुद्धि होती है वो होती है 25 से कम। सबसे कम बुद्धि जो होती है वो इन्हीं में होती है, किसमें? देखभाल वाले वालों में। तो आपको ध्यान रखना है कि EMR जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से 50 के मध्य होती है, इनको हम सिर्फ शिक्षित कर सकते हैं, शिक्षित किया जा सकता है इनको, है ना।
और जो TMR वाले हैं, ट्रेनिंग मेंटली रिटायर्ड वाले, इनको हम प्रशिक्षित कर सकते हैं, है ना, दैनिक कार्यों का ट्रेनिंग दे सकते हैं, कपड़े पहनना, खाना खाने की, बैठने की, पानी पीने की, है ना, ये सब चीज़ों की। और CMR के लिए इनके इनके में जो CMR वाले होते हैं, केयर मेंटली रिटायर्ड वाले, इनमें सिर्फ आत्मनिवास करती है, आप ये कह सकते हो सिर्फ जिंदा है, बस नाम मात्र की जिंदा है, इनके से काम भी कुछ नहीं होगा, आपको खाना देना पड़ेगा, खाना खिलाना भी पड़ेगा, है ना। तो ये है, तो आप समझ गए यहाँ पे कि 70 से कम होती है मानसिक बुद्धि वाले बालक, किसके हिसाब से, किरो एंड किरो के हिसाब से। और 70 से कम नीचे 3 प्रकार के होते हैं, एक तो आपके EMR, दूसरा TMR, तीसरा CMR, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मानसिक जो मंदबुद्धि वाले बालक हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, हम इनकी बात कर लेते हैं। पहली विशेषता है साथियों कि इनकी बुद्धि लब्धि 50-75 के बीच होती है, लेकिन आपको यहाँ पे इसको सुधार करके आपको क्या करना है कि इनकी बुद्धि लब्धि 80-85 से कम होती है, के बीच ना करके आपको लिखना है 80-85 से कम होती है, ठीक है। यदि हम 50-75 के बीच ले लेंगे तो हम सिर्फ जो आपके EMR वाले बालक हैं उनकी हम बात कर पाएंगे, लेकिन हमको यहाँ पे बात करना है कहाँ, 0 से लेकर 70 के बीच की या 80 के बीच की। तो आपको सिर्फ यहाँ पे मोटा मोटा ये लिख लीजिए कि इनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है ना, 85 से कम होती है। वहीं किरो एंड किरो के हिसाब से आ जाए तो कितनी होती है, 70 से कम होती है, ठीक है। अब दूसरी विशेषता है कि मंदबुद्धि बालकों में सीखने की क्षमता एवं गति सीमित होती है, ठीक है। तीसरा है इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है एवं संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, ठीक है। तो ये संवेग इनमें कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इन बालकों में शारीरिक एवं वाणी संबंधी दोष पाए जाते हैं, यह किसी भी बात को बोल नहीं सकते हैं, ये हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी इनके अंगों में पाई जाती है। तो इन बालकों में शारीरिक एवं वाणी संबंधी दोष पाए जाते हैं और ऐसे बालक सीखी गई बात को नवीन परिस्थितियों में प्रस्तुत करने में प्रायः कठिनाई का अनुभव करते हैं। जैसे इन्होंने कोई बात पहले से सीखी है, यदि बात करें हम गणित की, जैसे इन्होंने पहले कोई सूत्र से कोई सवाल करना सीखा है, यदि इनको कोई वही सवाल घुमा फिरा के थोड़ा दे दिया जाए तो उस जो पुराना ज्ञान है उनका, इसको हम नई परिस्थिति में ये लागू नहीं कर सकते। अगर कोई नया सवाल आ जाएगा उसी तरीके का थोड़ा भिन्न घुमा के, तो उसको ये नहीं कर पाएंगे, सवाल को वहाँ पे क्या है कठिनाई अनुभव करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बालक बातें सीखे हुए रहते हैं और जब कोई नई परिस्थिति आती है तो उसका अनुभव है, उस ज्ञान का ये लाभ नहीं उठा पाते। नेक्स्ट है इनकी मानसिक शक्तियाँ जैसे चिंतन, तर्क, कल्पना, विश्लेषण, प्रत्यक्षीकरण, निर्णय क्षमता आदि निम्न स्तर की होती है। स्वाभाविक है कि जब साथियों जिसकी IQ 85 से कम होगी, सामान्य बालकों से कम होगी, तो वो बाकी में इनमें अमूर्त चिंतन नहीं पाया जाएगा। इन सबको मोटा मोटा आप क्या कह सकते हो कि इनमें अमूर्त चिंतन की क्षमता नहीं पाई जाती, ठीक है। नेक्स्ट है इनकी मानसिकता स्थायी होती है जिसे उपचार या प्रशिक्षण द्वारा ठीक किया जा सकता है। इनकी जो मानसिकता साथियों इतनी होती है कि 70 से आगे आप नहीं बढ़ा सकते हो, लेकिन फिर भी आप कुछ ट्रेनिंग देके आप इनको कुछ थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे इनको खाना खाने की, रोटी खाने की, कपड़े पहनने की, सोने की, बैठने की, है ना, शिष्टाचार की बातें सिखा सकते हो। आपके कोई आए तो किससे कैसे बात करनी है, बस इतना ही सिखा सकते हो आप, है ना। नेक्स्ट है कार्यकाल संबंधों को समझने में असमर्थ होते हैं। यह नहीं जानते कि कोई भी काम क्यों किस काल से हो रहा है ना। यदि कोई पुल बनाया जा रहा है तो उनको ये नहीं पता होता है कि ये पुल किस काम में आएगा, है ना। ऐसे कोई सामान वाला होगा तो बता देगा कि नदी को पार करने में पुल की आवश्यकता होती है, या कोई बीमार है तो उसके लिए दवा आ रही है, लेकिन एक कार्यकाल में संबंध स्थापित नहीं कर पाते क्योंकि इनमें इतनी समझ नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्यकाल संबंध को समझने में ये असमर्थ होते हैं। कोई भी कार्य क्यों हो रहा है इसके कारण को नहीं जान पाते। नेक्स्ट है केवल स्वयं की चिंता करते हैं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना आज से। जो आप यदि आप आज से ध्यान रखना कि यदि आप स्वयं की चिंता करते हो सिर्फ, दूसरों की चिंता नहीं करते हो, तो ये आप में किसका लक्षण है, मंदबुद्धि वाला का लक्षण है ना। तो अगर मंदबुद्धि वाला नहीं बनना है तो आज से आपको क्या है, दूसरों की चिंता भी करनी है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यह केवल स्वयं की चिंता करते हैं, कौन, मंदबुद्धि बालक। नेक्स्ट है ऐसे बालकों में मौलिकता या सृजनात्मकता का अभाव पाया जाता है। या कोई भी नवीन वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते। जब उन्हें सोचने की क्षमता ही नहीं होगी तो सृजनात्मकता का गुण तो वैसे भी नहीं होगा। नेक्स्ट है भाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। आत्मनिर्भरता की कमी पाई जाती है, यानी पूरे तरीके से आत्मनिर्भर नहीं होंगे आप। जैसे हम लोग हैं जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से ऊपर है, 100 से ऊपर है, वो खाने पीने, चलने बैठने, जाने आने में आत्मनिर्भर है, लेकिन ये आत्मनिर्भर नहीं है। अगर इनको कहीं जाना है तो इनको किसी को साथ जाना पड़ेगा, है ना।
इनकी देखभाल के लिए। तो इनमें आत्मनिर्भरता की क्या है, कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है सामाजिकता एवं समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रसित होते हैं। यह कहीं भी समाज में समायोजित नहीं हो पाते क्योंकि इनमें इतना ज्ञान नहीं होता है किससे कैसे बात करनी है, और कम बुद्धि लब्धि होने के कारण क्या होती है, उपेक्षा होती है, इसलिए समस्याओं से ग्रसित होते हैं। किससे? समस्याओं से ग्रसित होते हैं। कहाँ? समाज में। नेक्स्ट है स्कूलों में इनका अधिगम बहुत धीमा होता है क्योंकि जो अधिकांश बालक होते हैं साथियों वो कैसे होते हैं, सामान्य बालक होते हैं, 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं। तो जो टीचर पढ़ाता है वो इन बालकों को ध्यान में रख के पढ़ाता है, लेकिन जो एक दो बालक होते हैं मंदबुद्धि वाले बालक, इनको ध्यान नहीं दे पाता है, तो सामान्य रूप से बालक अन्य बालकों से पिछड़ जाते हैं, जिस कारण से इनका अधिगम कैसा हो जाता है, बहुत धीमा हो जाता है। कहीं स्पीड ज़्यादा तो नहीं है बोलने की। मंदबुद्धि बालक अत्यधिक भावुक होते हैं। यदि आप बात बात पर भावुक हो जाते हैं तो अब ध्यान रखना कि ये आप में मंदबुद्धि बालक होने का लक्षण है, इसलिए आपको आज से भावुक नहीं होना है। नेक्स्ट है 16वां, मंदबुद्धि बालक वातावरण के साथ समायोजन सामान्य रूप से नहीं स्थापित कर पाते हैं। क्या लिखना है? नहीं स्थापित कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे बालकों का पारिवारिक, विद्यालयी, सामाजिक एवं संवेगात्मक समायोजन संतोषजनक नहीं होता है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, विशेषताएं। लेकिन आपको इसके साथ और ध्यान रखना है साथियों, एक विद्वान है जिनका नाम क्या है, स्किनर। क्या नाम है साथियों? स्किनर। इन्होंने जो मानसिक मंद बालकों की विशेषताएं बताई हैं वो बताई हैं इन्होंने कुछ इस प्रकार, सुन लीजिए। पहली विशेषता बताते हैं ये कि सीखी हुई बातों को नई परिस्थिति में प्रयोग करने में कठिनाई करते हैं। दूसरा बताते हैं व्यक्तियों और घटनाओं के प्रति ठोस और विशिष्ट प्रतिक्रिया करते हैं। मान्यताओं के संबंध में ये अटल विश्वास करते हैं और दूसरों की तनक भी चिंता न करने के बजाय केवल अपनी चिंता करते हैं। ये कौन कहते हैं? ये मानसिक मंद बालकों की विशेषता बताते हैं कौन? स्किनर बताते हैं। ठीक है। वहीं एक नाम आता है साथियों किसका? क्रू एंड क्रू का। यह भी मानसिक मंद बालकों की विशेषता बताते हैं, कि हम जान लेते हैं क्या बताते हैं। क्रू एंड क्रू, क्या नाम है? क्रू एंड क्रू का। यह बताते हैं क्रू, एक सेकंड, क्रू एवं क्रू। ठीक है। इन्होंने बालकों की 4 विशेषता बताई हैं। इन बालकों की पहली बताई है इन्होंने कि दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा। क्या बनाई है, क्या बताइए? पहली, इनकी पहली विशेषता है वो यह है कि दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा। दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा, ये पहली विशेषता बताई है क्रू एंड क्रू ने। और जो दूसरी विशेषता बताई है वो बताई इन्होंने कि दूसरों के द्वारा मित्र बनाए जाने की कम इच्छा, है ना। पहला क्या है? दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा। और दूसरी विशेषता बताई है दूसरों के द्वारा मित्र बनाए जाने की कम इच्छा। और तीसरा बताई है इन्होंने विद्यालय में असफलताओं के कारण निराशा। और चौथी बताई है संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन। ये 4 विशेषता बताई किसने? क्रू एंड क्रू ने। लेकिन एक विद्वान और हैं जिनका नाम है क्या? फ्रेंडसन। इन्होंने भी बताई हैं मानसिक मंद बालक या मंद बुद्धि बालक, इनकी विशेषताएं। क्या नाम है? फ्रेंडसन। साथियों ये पेन नहीं चल रहा है इस पर, मोबाइल स्क्रीन पे, इसलिए लिखने में दिक्कत आ रही है। फ्रेंडसन, इन्होंने भी कुछ विशेषता बताई हैं। पहली विशेषता बताते हैं कि इनमें आत्मविश्वास का अभाव होता है। मंद बुद्धि बालकों में क्या होता है? आत्मविश्वास का क्या होता है? अभाव होता है। और जो दूसरी विशेषता बताते हैं, यह बताते हैं कि इन बालकों में 50 से 70 या 75 तक बुद्धि लब्धि होती है। ये क्या बताते हैं? इन बालकों में जो बुद्धि लब्धि होती है वो 50 से 70 या 75 तक होती है। ठीक है। और ये तीसरी विशेषता बताते हैं कि विभिन्न अवसरों पर, जैसे प्रेम, भय, विभिन्न अवसरों पर ये क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं। जैसे प्रेम, भय, है ना, शांत रहना, चिंता करना, विरोध करना, अलग होना या आक्रामकता वाले व्यवहार करना, यानी तो कई अवसरों पर है कई प्रकार के व्यवहार करते हैं कौन? मंद बुद्धि बालक। और किसने कहा ये सब? ये सब कहा फ्रेंडसन ने। तो आपको याद रखना है मुख्य रूप से कि इन्होंने क्या कहा कि इन बालकों में आत्मविश्वास का अभाव होता है, इनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 या 75 के मध्य होती है, और कई अवसरों पर ये कई प्रकार के व्यवहार करते हैं। कभी प्रेम करना तो कभी डर जाना, कभी शांत रहना तो कभी चिंता करना। ठीक है। तो ये हमने जाना किसके हिसाब से? क्रू एंड क्रू के अनुसार, फ्रेंडसन के अनुसार और स्किनर के अनुसार। आगे हम बात करते हैं विशेषताओं के बाद
कि मंदबुद्धि बालक होने के कारण क्या है ना। मंदबुद्धि बालक ऐसे क्यों होते हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं। साथियों पहला कारण क्या है, गुणसूत्रों में विकृति। गुणसूत्रों में विकृति होने के कारण ऐसे बालक दरअसल पैदा होते हैं। जैसे गुणसूत्र आपको पता है कि 23-23 के जोड़े में होते हैं। यदि यह इनकी संख्या 47 हो जाए, है ना, 46 की जगह यदि 47 हो जाए या 45 हो जाए तो क्या हो जाएगा, गुणसूत्र में विकृति हो जाएगी और मानसिक मंदबुद्धि बालक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका पहला कारण है। दूसरा है अंडाणु के निषेचन में कोई दोष उत्पन्न होने पर भी मंदबुद्धि बालक होने की संभावना होती है। जन्म के समय कोई रोग होने पर, चोट, कुपोषण, दुर्घटना आदि के कारण यदि बालक माँ के गर्भ में है और कोई चोट लग जाती है या उसको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इस कारण भी मंदबुद्धि बालक पैदा हो जाते हैं। और प्रतिकूल वातावरण भी, है ना, यदि बालक को उसके अनुसार वातावरण ना मिले, प्रतिकूल यानी विपरीत वातावरण मिले, तो यह भी मेंटली रिटायर्ड बालकों को जन्म देता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं मंदबुद्धि बालकों के लिए। आगे है कि हम मंदबुद्धि वाले बालकों की पहचान कैसे करें, कि कौन से बालक मंदबुद्धि होते हैं। तो अवलोकन के द्वारा हम इन बालकों की पहचान कर सकते हैं। दूसरे परीक्षण के द्वारा, जिसमें हम निष्पक्ष परीक्षण कर सकते हैं, बुद्धि के जो परीक्षण होते हैं उनके माध्यम से, समायोजन वाले परीक्षण, व्यक्तित्व के परीक्षण, इनके माध्यम से हम किसी भी मंदबुद्धि वाले बालक को हम पहचान सकते हैं। शैक्षिक उपलब्धि द्वारा, उसका स्कूल में रिकॉर्ड कैसा है ना, उसने कितना परसेंटेज पाया है, इसके माध्यम से भी हम किसी बालक को पहचान सकते हैं। विद्यालय अभिलेख यानी जो रजिस्टर होते हैं जिसमें अटेंडेंस होती है, जिसमें उसके रिकॉर्ड लिखा जाता है, तो उनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि कौन बालक क्लास में लेट आता है, कौन ज़्यादा शरारत करता है, कौन ज़्यादा स्कूल से गायब रहता है। तो हम विद्यालय अभिलेखों के माध्यम से भी हम इन मंदबुद्धि वाले बालकों की पहचान कर सकते हैं। जीवन इतिहास, गाथा विधि यानी केस स्टडी के माध्यम से भी हम इन बालकों की पहचान कर सकते हैं। अब बात हमारी बचती है कि हम इन बालकों के लिए शिक्षा क्या है, जो मानसिक मंदबुद्धि वाले बालक हैं, इन बालकों के लिए शिक्षा क्या होना चाहिए। तो पहला बिंदु यह है कि विशिष्ट विद्यालय की स्थापना हो, है ना, क्योंकि यह बालक सामान्य बालकों के साथ नहीं सीख सकते, है ना, इनकी सीखने की गति बहुत धीमी होती है। इसलिए इनके लिए अलग से विद्यालयों की स्थापना की जाए, जहाँ पर स्पेशल टीचर रखे जाएं जो प्रशिक्षित हों, जो इन्हीं को पढ़ाना जानते हों। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम इनको शिक्षा दे सकते हैं। दूसरा, अलग कक्षाओं का आयोजन हो। ठीक है, और साथ ही आपको यह याद रखना है कि जो प्रत्येक कक्षाओं का आयोजन होता है वो सिर्फ 2 प्रकार के बालकों के लिए होता है। एक तो होता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दूसरा होता है मंदबुद्धि वाले बालकों के लिए। और किसी भी बालकों के लिए पृथक विद्यालय की स्थापना नहीं होती है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए इसलिए होती है क्योंकि यह क्या होते हैं कि 90 से 110 वाले बालकों के साथ बैठने से ये क्या होते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये जल्दी जल्दी सीखना चाहते हैं और इनके अनुसार ये क्या होते हैं, बोर होने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी बच्चा चाहता है कि कोई टीचर जल्दी जल्दी पढ़ाए, क्योंकि वो तो उसको चीज़ आ जाती है। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए अलग कक्षाओं की व्यवस्था की जाती है। तो ध्यान रखना है, सिर्फ 2 बालक होते हैं जिनके लिए अलग कक्षाओं का आयोजन होता है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम का दोहराव करवाना चाहिए। कोई भी बात पढ़ा दी तो हो सके तो उस पाठ को हम दोहराएं। इस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। संप्रेषण, सामाजिकता के कौशलों का विकास करना चाहिए और हस्तशिल्प कौशलों की शिक्षा देना चाहिए। जो छोटे मोटे उद्योग हैं, जैसे अगरबत्ती बनाना, कोई पैकेट बनाना, है ना, और कोई क्या कहते हैं उसको, भटुआ बनाना, ये ऐसे छोटे मोटे काम जिनमें ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम ये शिक्षा दे सकते हैं। सरल शिक्षण विधियों का प्रयोग करके हम इनको सिखा सकते हैं। शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान हो, वह समझे कि किस बालक को किसकी आवश्यकता है, तो इन शिक्षकों के माध्यम से भी हम इनकी शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। और शिक्षण की गति हमेशा पढ़ाते समय धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि इनकी बुद्धि लब्धि इतनी अधिक नहीं होती है कि ये तेज़ी से सीख सकें। इसलिए ध्यान रखना चाहिए हमें कि जब हम इनको पढ़ाएं तो जो पढ़ाने की गति है वो कैसी हो, धीमी हो। ठीक है, और यह ध्यान रखना चाहिए कि जो क्लास में जो छात्र हों वो प्रायः 12 से 15 के मध्य हों। जब इन बालकों को पढ़ाएं हम, तो क्लास में जो बच्चे हों लगभग 12 से 15 के मध्य हों। यह बताया किसने, फेंडरसन ने। किसने बताया, फेंडरसन कहते हैं कि अगर हम मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा दे रहे हैं तो क्लास में 12 से 15 के बीच ही बच्चे होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हम इनकी शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना
कि मंदबुद्धि वाले बालक क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इनकी हम शिक्षा की व्यवस्था कैसे करते हैं। तो यह भाग 3 था समावेशी शिक्षा की वीडियो का। अगले भाग में हम बात करेंगे अगले बालक की। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथियों, वीडियो के लिंक के नीचे आपको साइकोलॉजी के 55 ऑडियो की लिंक दी जा रही है। आप वहां से 55 ऑडियो डाउनलोड करके साइकोलॉजी को सुन सकते हैं। साथ ही आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है जहाँ से आप उसको ऐड करके जोड़ के आप कई नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज दीपक चले सभी के साथ को लाइक करके आप नए नोट्स पा सकते हैं जो वहाँ डले रहते हैं, और बाकी भी लिंक दी जाती है, तो कृपया आप लिंक को जरूर चेक किया करें, है ना। किसी भी पीडीएफ में मैं समावेशी शिक्षा के पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप नंबर 8756277292 पर मैसेज करना, है ना। और मैसेज करने के बाद ध्यान रखना कि आप अपना नाम और पता कृपया जरूर बताएं, है ना, क्योंकि हमें भी पता चले हम किससे बात कर रहे हैं और कहाँ से वो व्यक्ति है। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कृपया मैसेज करें, कॉल कोई ना करे, है ना। तो आप ये नंबर सेव कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।